द हिंदू न्यूज़पेपर को समझने के लिए और ख़ासकर एडिटोरियल को समझने के लिए आपकी वोकैब का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा भी है कि ये जो किताब है वर्ड पावर मेड इजी, इसे आप कम से कम 3 बार अच्छी तरह से पढ़ जाएं। आपकी वोकैब जो है उसमें 70% से ज़्यादा का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक जो है द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना और ख़ासकर एडिटोरियल पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है और उसमें एक एक शब्द को जिस तरह से एडिटोरियल एक्सप्लेन करता हूँ ना मैं आपके लिए, उसी तरह से इस किताब की हर लाइन के हर शब्द को एक्सप्लेन करते हुए मैंने समझाया है। क्लासिक इंग्लिश ऐप, इसको आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ आपको इस कोर्स के डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि भाई कोर्स कैसा है। तो मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि इस किताब को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें और फिर देखें आपकी इंग्लिश में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज का जो एडिटोरियल है ना वो है एक इकोनॉमिक एडिटोरियल और उसमें शब्दों की भरमार है, थोड़े से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं ना उनकी भरमार है। और इसी तरह के शब्द जो है ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो देखते हैं आज का एडिटोरियल। विंटर इज़ कमिंग। विंटर इज़ कमिंग, इस फ्रेज़ का उपयोग जो है कब किया जाता है? जब भविष्य के बारे में कोई अशुभ चेतावनी देनी हो, जब भविष्य के बारे में अशुभ संकेत देना हो या भविष्य के बारे में अशुभ चेतावनी देनी हो, तब हम कहते हैं विंटर इज़ कमिंग। इंडियाज़, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ओवरऑल इकोनॉमिक जो सीनेरियो है उसके बारे में। यानी कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने क्या है एक चेतावनी दी है कि भाई अगला जो साल है पूरे विश्व के लिए आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ख़राब हो सकता है। इंडियाज़ ग्रोथ इम्पल्सेस, भारत की वृद्धि के, देखो इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स के कई मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो इम्पल्स का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, आपकी प्रोग्रेस में मदद करे, आपको डेवलप होने में मदद करे। तो भारत की वृद्धि से संबंधित जो भी फैक्टर्स हैं वे स्लोइंग, उनमें जो है कमी आ रही है, वे धीमे पड़ रहे हैं। द IMF वांस, IMF ने चेतावनी दी है। IMF चेतावनी देता है क्या? वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब होता है और भी ज़्यादा बदतर। एक तो होते हैं कि भाई हालात बहुत ख़राब है, एक होता है ख़राब से भी ज़्यादा ख़राब, उसको बोलते हैं बदतर। येट टू कम, कि और भी ज़्यादा बदतर हालात अभी आने हैं, यानी कि आगे आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा ख़राब आर्थिक हालात देखने को मिल सकते हैं। ऐसी चेतावनी IMF ने दी है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो IMF ने क्या किया है कि अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है। देखो आउटलुक का मतलब होता है आपका व्यू पॉइंट क्या है किसी बात को लेकर, है ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई आप जो है उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हो, है ना, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो विश्व आर्थिक रिपोर्ट है और ये नवीनतम रिपोर्ट है IMF की। तो इस रिपोर्ट में जो है IMF ने क्या कहा है? हैज़ रिटेन्ड ग्लोबल ग्रोथ होप्स। रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, किसी चीज़ को कायम रखना। ग्लोबल ग्रोथ होप्स फॉर 2022 एट 3.2%। तो पूरे विश्व के लिए जो वैश्विक आर्थिक, जो वैश्विक ग्रोथ की उम्मीदें हैं 2022 के लिए, उन्हें 3.2% पे जो है कायम रखा है। एंड लोअर्ड नेक्स्ट ईयर्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है आकलन, असेसमेंट, मूल्यांकन करना भविष्य के संबंध में क्या हो सकता है, टू 2.7% फ्रॉम 2.9%।
आने वाले वर्ष के लिए यानी कि 2023 के लिए पहले आईएमएफ ने कहा था कि भाई जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ग्रोथ 2.9% रहेगी, लेकिन अब इस ग्रोथ प्रोजेक्शन को थोड़ा सा लो कर दिया है और कहा है कि आने वाले वर्ष में विश्व आर्थिक वृद्धि जो है वो 2.9 से घटकर 2.7% रहने की उम्मीद है। द ईयर 2023 विल फील लाइक अ रिसेशन का मतलब होता है मंदी फॉर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड। द फंड हैज़ क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो फंड आया है ना, ये आया है आईएमएफ के लिए ना, शॉर्ट में कहा गया है इसे फंड। तो जो आईएमएफ है हैज़ क्वेश्चन, उसने चेतावनी दी है कि जो 2023 है वो विश्व में कई लोगों को मंदी की तरह महसूस होगा। एज, ऐसा इसलिए, एज का प्रयोग किया जाता है रीज़न को बताने के लिए, कारण को बताने के लिए। ऐसा इसलिए द वर्स्ट इज़ येट टू कम। क्यों? क्योंकि अगर आर्थिक हालात की बात करें तो जो बदतर हालात हैं वो अभी आने को हैं, वो अभी आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि जो आर्थिक हालात हैं विश्व के वे लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, खास करके यूक्रेन वार के कारण, है ना। यूक्रेन वार जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, यूक्रेन वार। अमिड का मतलब है के बीच, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज़। अब देखो आगे आने वाले समय में बदतर हालात देखने को मिलेंगे, ऐसा आईएमएफ ने कहा है। क्यों? के बीच टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज़। देखो प्रत्येक देश क्या कर रहा है, जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी मौद्रिक नीतियां होती हैं जिसे कि किसी देश का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। भारत के संबंध में मॉनेटरी पॉलिसीज़ डिसाइड करता है आरबीआई। तो प्रत्येक देश में क्या हो रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनको टाइट किया जा रहा है। क्यों? टू कर्ब, कर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, उसके लिए हम बोलते हैं कर्ब। स्टबर्नली, देखो स्टबर्न का मतलब क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि यार ये बड़ा स्टबर्न है, इसका मतलब होता है वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अड़ियल है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। स्टबर्न का दूसरा उपयोग किया जाता है ऐसी, मतलब थिंग्स, अगर कोई भी थिंग्स है उनको आप कहते हो स्टबर्न, इनका मतलब है कि उनको, उनसे निपटना बहुत मुश्किल है, उनको मूव करना या उनको बदलना बहुत मुश्किल है। स्टबर्नली हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। इसे मुद्रास्फीति का मतलब हो गया एक तरीके से महंगाई। तो उच्च महंगाई जो है, यानी कि बढ़ी हुई जो महंगाई है, उच्च मुद्रास्फीति जो है, ये बिल्कुल अड़ी हुई है, कम होने का नाम नहीं ले रही। तो इसको किस तरह से डील किया जाए, इससे किस तरह से निपटा जाए? तो इस मुद्रास्फीति को या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक देश क्या कर रहा है? टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है अपना रहा है। तो ऐसे हालातों के बीच अमेड आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बदतर स्थिति हो सकती है। एंड और क्या हो रहा है? स्पाइरलिंग। देखो स्पाइरल का मतलब क्या होता है? स्पाइरल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है अगर हम उसके लिए स्पाइरल का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त रूप से घट रही है या फिर बढ़ रही है। दोनों सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है ना। ये जो स्पाइरल शब्द है, दोनों शब्द में, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी, दोनों तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी चीज़ जिसमें कि बहुत ही तीव्र परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसे हम कहें कि भाई प्राइस जो है उनमें डाउनवर्ड स्पाइरल देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है प्राइसेस जो है वो तेज़ी से नीचे जा रही हैं। तो स्पाइरलिंग एनर्जी एंड फूड क्राइसिस का मतलब होता है संकट। तो खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ जो संकट है, एनर्जी से जुड़ा हुआ जो संकट है, वो लगातार स्पाइरल होता जा रहा है, यानी कि इस क्षेत्र में लगातार संकट देखने को मिल रहा है। यानी कि जो खाने पीने की वस्तुएं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह से जो एनर्जी है, देखो रूस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आप कह सकते हो कि तेल को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, यूक्रेन वार के कारण
रूस पे कई तरह के प्रतिबंध पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उन्होंने भी रूस पर जो है कई तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं। तो इनके चलते क्या हो रहा है कि ये जो आपका एनर्जी संकट है वो लगातार ख़राब होता जा रहा है, फूड क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। वाइल जबकि इट यहाँ पे आया है आईएमएफ के लिए। रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, कायम रखना। इंडियाज़ 2023-24 ग्रोथ एस्टिमेट का मतलब है आकलन एट 6.1%। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आईएमएफ ने पूरे विश्व के बारे में कहा है और भारत के संबंध में तुलनात्मक रूप से आईएमएफ का जो दृष्टिकोण है भारत के संबंध में वो थोड़ा अच्छा है तुलनात्मक रूप से। वाइल इट रिटेंड, जबकि आईएमएफ ने इस बात को कायम रखा है। किस बात को? इंडियाज़ 2023-24 कि भारत का जो वित्तीय वर्ष होगा 2023-24 उसमें जो वृद्धि का आकलन है वो आईएमएफ के अनुसार 6.1% रहेगा। द आईएमएफ स्लैश का मतलब होता है कम कर देना, किसी चीज़ में कमी कर देना। दिस ईयर्स फोरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करना, टू 6.8% फ्रॉम 7.4% इन जुलाई। वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है भारत का उसके लिए जुलाई में आईएमएफ ने कहा था कि भाई भारत में ग्रोथ कितनी रहेगी, 7.4% रहेगी। लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा है कि इस साल भारत की जो आर्थिक ग्रोथ है वो 6.8% रहेगी। तो देखो पहले तो कहा था कि 7.4% रहेगी, लेकिन अब और कमी करके कितना बताया है आईएमएफ ने, 6.8% रहने की उम्मीद है। दिस इज़ द सेकेंड सिग्निफिकेंट एस्टिमेट आफ्टर दिस इज। तो ये जो आकलन किया गया है 6.8% का, ये दूसरा महत्वपूर्ण आकलन है आफ्टर द वर्ल्ड बैंक्स 6.5% assessment that pegs India's GDP rise below 7%। अब देखो क्या हुआ है कि ये दूसरा महत्वपूर्ण आकलन है आफ्टर किस चीज़ के बाद। पहले क्या हुआ था, ये जो वर्ल्ड बैंक है इसने क्या किया था, 6.5% जो है आकलन किया था भारत की ग्रोथ के संबंध में, आर्थिक ग्रोथ के संबंध में। दैट पैग का मतलब होता है किसी चीज़ को बांध देना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ जोड़ देना, फिक्स कर देना। इंडियाज़ जीडीपी राइज बिलो 7%। तो कुल मिला के भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो आर्थिक वृद्धि है वो 7% से नीचे रहेगी। ये आईएमएफ के द्वारा जो है दूसरी बार कहा गया है, दूसरी बार आकलन करते हुए। पहले ये भी कहा था कि भाई 6.5% रहेगी, जुलाई में कहा गया था कि 7.4% रहेगी, लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में इसको कम करते हुए बताया गया है कि भाई 6.8% ही रहने की उम्मीद है। तो कुल मिला के मामला यही आ रहा है सामने कि इस वर्ष आईएमएफ के अनुसार भारत की जो आर्थिक ग्रोथ है वो 7% से नीचे ही रहने की उम्मीद है आईएमएफ के अनुसार। जिसके बारे में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ब्लॉक मंदारिन्स। देखो मंदारिन्स का मतलब होता है ऑफिशियल्स, अधिकारी, और नॉर्थ ब्लॉक का क्या मतलब है यहाँ पे। देखो भारत में दिल्ली में जो हमारा ये क्षेत्र है ना पूरा, मतलब नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय, जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के जो ऑफिस हैं वे जहाँ स्थित हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है नॉर्थ ब्लॉक। तो कुल मिला के वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी अधिकारी हैं, इसके अलावा आरबीआई के जो भी अधिकारी हैं, आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर, वे भी इसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि उन्हें भी यही लग रहा है कि भाई भारत की जो ग्रोथ है वो, आर्थिक ग्रोथ है वो इस साल 7% से नीचे रहने की ही उम्मीद है। द डाउनग्रेड का मतलब है कमी आना किसी चीज़ में। इज़ एट्रीब्यूट। देखो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि किसी को जिम्मेदार ठहराना। कोई चीज़ हुई तो उसका कारण क्या है, तो जिस चीज़ को आप कारण बताना चाह रहे हो आप कहोगे कि भाई इसको हम इससे एट्रीब्यूट करना चाहेंगे, यानी कि इसका कारण ये है, इसके कारण ये हुआ है।
तो द डाउनग्रेड, तो ये जो कमी आई है उसका कारण क्या है? द डाउनग्रेड इज एट्रीब्यूटेड टू वीकर देन एक्सपेक्टेड आउट टर्न। देखो आउट टर्न का मतलब है कि भाई आपको कितनी चीज़ जो है प्राप्त हुई है ना, रिजल्ट क्या देखने को मिला आपको, परिणाम क्या देखने को मिला आपको। तो कुल मिला के वीकर देन एक्सपेक्टेड आउट टर्न, तो कुल मिला के जो एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई इतनी ग्रोथ रहेगी, तो उतना उत्पादन देखने को नहीं मिला। कि भाई सारे के सारे जो हमारे अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स के संबंध में जो उम्मीद की गई थी कि भाई इतना प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, इतना उत्पादन देखने को मिलेगा, उतना नहीं हुआ। इसका ये कारण है डाउनग्रेड का, कि भाई भारत की जो जीडीपी है उसके डाउनग्रेड का कारण जो है, एट्रीब्यूट उसका कारण इसको दिया जाता है, श्रेय वो है कि भाई जितना आउट टर्न की उम्मीद की गई थी, जितने एक्सपेक्टेड थे, उतना नहीं हुआ। इन द सेकेंड क्वार्टर, देखो वित्तीय वर्ष शुरू होता है अप्रैल से, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर। तो दूसरे क्वार्टर में है ना कि भाई ये जो दूसरी तिमाही है, इस दूसरी तिमाही में जितने प्रोडक्शन की उम्मीद थी, जितने उत्पादन की उम्मीद थी, उतना नहीं हो पाया, और इस चीज़ को जो है एट्रीब्यूट किया गया है, कारण बताया गया है डाउनग्रेड के लिए। एंड सबड्यूड एक्सटर्नल डिमांड, देखो एंड सबड्यूड एक्सटर्नल, सबड्यू इसका मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज़ की जो तीव्रता है या किसी चीज़ की जो फोर्स है उसको कम कर देना, ठीक है। एंड सबड्यूड एक्सटर्नल डिमांड, कि बाहरी जो मांग है उसमें भी कमी आई है ना, उस वो भी मतलब उसको उसमें भी जो है आपको कह सकते हो कि कमी देखने को मिली है ना, बाहरी जो मांग है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला है। तो ये भी एक कारण है आपके आर्थिक डाउनग्रेड का। द स्लोइंग ग्रोथ इन टैक्स कलेक्शंस, कि टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें कि भारत में जो राजस्व प्राप्त होता है, तो वहाँ भी जो है हमें वृद्धि जो है वो स्लो देखने को मिली है, यानी कि ज़्यादा टैक्स जो है कलेक्ट नहीं हो पाया है। इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एक्सपोर्ट्स, विभिन्न जो इंडस्ट्री है, आउटपुट का मतलब हुआ उत्पादन, उनका जो उत्पादन है वो भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट, निर्यात जो है उसमें भी कमी आई है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं कि भाई टैक्स कलेक्शन जो है उसमें भी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हुई, इंडस्ट्रियल आउटपुट में जो है कमी रही, एक्सपोर्ट भी जो है डाउन रहा। तो ये सारी बातें, बैक का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी चीज़ को। दिस प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है एक तरीके से प्रेडिक्शन, प्रोजेक्शन है ना। तो कुल मिला के भविष्य के संबंध में ये जो प्रोजेक्शन है कि भारत की ग्रोथ जो है वो आने वाले समय में उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, तुलनात्मक रूप से तो ठीक रहेगी, विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की आर्थिक वृद्धि जो है वो ठीक रहेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए थी। तो ये जो सारे की सारे फैक्टर्स हैं, ये इस प्रोग्नोसिस को, इस प्रेडिक्शन को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। द रोड अहेड, आगे का जो रास्ता है, अहेड यानी आगे, रोड आगे का जो रास्ता है, इज़, देखो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक इन ब्रैकेट में है ये बात, इज़ नॉट मच ट्रेवल्ड ऑन। देखो ट्रेवल्ड ऑन अगर आप किसी रोड के लिए कहते हो कि दिस रोड इज ट्रेवल्ड ऑन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रोड पर यात्री पहले भी जो है ट्रेवल कर चुके हैं, इस रोड से लोग बाग पहले भी गुजर चुके हैं। तो आने वाला, यहाँ रोड से क्या मतलब है, यहाँ रोड से मतलब है आगे आने वाला जो आर्थिक रोड रहेगा हमारा। तो ये जो आर्थिक रोड रहने वाला है ये ऐसा है कि इसका सामना विश्व ने पहले नहीं किया है या ज़्यादा नहीं किया है, मतलब इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिली है तो बहुत कम देखने को मिली है। तो आगे का जो रास्ता है, खास करके आर्थिक रास्ता, रेंडर्ड, रेंडर का मतलब होता है बना देना, टॉर्चुअस का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, बाय द लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब है किसी चीज़ का, लिंगर का मतलब होता है बने रहना, किसी चीज़ का लगातार बने रहना। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, कि रशिया यूक्रेन संघर्ष जो कि लिंगर लगातार बना हुआ है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि आर्थिक जो रास्ता है वो आर्थिक रास्ता और भी ज़्यादा पेचीदा बन गया है, या
आर्थिक रास्ते को और भी ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। किसने? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने, रशिया यूक्रेन संघर्ष ने। और क्या देखने को मिला है? अ स्लो डाउन का मतलब है मंदी इन चाइना, चाइना में भी जो है मंदी देखने को मिली है, एक ये भी कारण है। एंड वाट द IMF, और क्या है फैक्टर जो कि आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं? IMF हैज़ इलोक्वेंटली, देखो जब आप इलोक्वेंटली किसी बात को कहते हो तो इलोक्वेंटली कहने का मतलब होता है कि आप अपने ओपिनियन को बड़े ही स्पष्ट तरीके से, बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रखते हो, उसको बोलते हैं इलोक्वेंटली एक्सप्रेस करना। इलोक्वेंटली अभिव्यक्त करने का मतलब होता है आप जो कहना चाहते हो उसे आप जो है बहुत ही क्लियर कट तरीके से पब्लिक के सामने स्पष्ट करते हो। टर्म्ड का मतलब होता है करार देना किसी चीज़ को। टर्म्ड अ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? आपका जीवन यापन, है ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन यापन की कीमत। जैसे जो छोटे शहर होते हैं वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, बड़े शहर हैं जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होती है। क्राइसिस का मतलब है संकट। तो IMF ने क्या कहा है? IMF ने ये जो आगे आने वाला संकट है इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग संकट करार दिया है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के कारण आगे आने वाला जो आर्थिक रोड है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और ये जो रोड है ये ऐसा है जिस पर हमने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है। यानी कि इस तरह की जो सिचुएशंस है ना वो पास्ट में बहुत कम देखने को मिली है ना, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि बड़ी ही ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी एक स्ट्रेंज सिचुएशन निर्मित होने वाली है आगे। द रिस्क ऑफ मॉनेटरी, फिस्कल और फाइनेंशियल पॉलिसी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा। भारत में RBI जो है वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाता है। इसके अलावा जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होती हैं, ये बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा। भाई जैसे टैक्स कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, तो ये कौन निर्धारित करता है? ये सरकार निर्धारित करती है। लेकिन रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट कितनी बढ़ानी है, कितनी घटानी है, ये RBI डिसाइड करता है। और इनको घटाया बढ़ाया जाता है देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। देखो एक शब्द होता है हमारे पास में कैलिब्रेट। कैलिब्रेट करने का मतलब होता है एक तरीके से फिक्स करने की कोशिश करना। जैसे आप क्या कर रहे, आज जैसे मान लो RBI ने रेपो रेट को जो है रेपो रेट का कैलिब्रेशन किया। इसका मतलब है कि RBI रेपो रेट को इस तरह से निर्धारित करेगा, मार्केट को देख के निर्धारित करेगा। यानी कि भाई जिस तरह से मार्केट घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इसी तरह से रेपो रेट को क्या किया जाएगा? कैलिब्रेट किया जाएगा, उसको भी घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। तो क्या हुआ कि ये जो जोखिम हमें देखने को मिला, खतरा देखने को मिला, क्या कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं या जो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं उनको जो कैलिब्रेट किया जाना चाहिए वो ठीक तरह से नहीं हो पाया। हैज़ रिजन, रिजन का मतलब है और ज़्यादा बढ़ जाना किसी चीज़ का। शार्पली मतलब तीव्र रूप से। अमिड का मतलब है के बीच। हाई अनसर्टेनिटी, तो कुछ ज़्यादा ही अनिश्चितताओं के बीच जो कैलिब्रेशन है वो ठीक तरह से नहीं हो पाया, ठीक है ना। मिस कैलिब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड ग्रोइंग फ्रेजाइलिटीज़, देखो फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, तो ये जो है ना कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि फैक्टर्स जो है ना वो बहुत ही कमज़ोर पड़ रहे हैं, इनकी कमज़ोरी में और वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। तो अगर इन सारी बातों को हम ध्यान में रखें कि भाई जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाई गई या जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाई गई है ना, उनका जो एडजस्टमेंट है, हाँ कैलिब्रेशन को आप एडजस्टमेंट भी कह सकते हो, तो उनका एडजस्टमेंट जो है वो ठीक तरह से नहीं हो पाया और इस क्षेत्र में चिंता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई अनिश्चितताओं के बीच। इसके अलावा और भी जो फैक्टर्स हैं है ना लगातार, वे भी जो है बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो इनके चलते जो IMF है हैज़ एम्फेसाइज, द फंड हैज़ एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। तो इन सभी फैक्टर्स पे IMF ने जोर दिया है, जोर डाला है। आफ्टर, लाइकली का मतलब होता है इस बात की संभावना है। लूजिंग मतलब
खोते हुए द टैग टू, टैग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से तमगा, लेबल लगा देना किसी के ऊपर, टू सऊदी अरेबिया दिस ईयर द IMF। पहले IMF जो है सऊदी अरेबिया के संबंध में कहने वाला था, लेकिन वही बात अब इंडिया के संदर्भ में IMF एक्सपेक्ट करता है। तो पहले IMF के द्वारा ये लेबल जो है सऊदी अरेबिया पे लगने वाला था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने, शायद ऐसी संभावना है कि सऊदी अरेबिया ने इस टैग को खो दिया है, और अब IMF उम्मीद करता है किससे, भारत से, टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अगेन, कि भारत जो है तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में एक बार फिर से बन सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के आगे आने वाला जो वर्ष होगा उस वर्ष में IMF के अनुसार पूरे विश्व में ज़्यादातर जो है ग्रोथ बहुत डाउन रहेगी, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो है भारत में थोड़ी ग्रोथ जो है अच्छी देखने को मिल सकती है ना। इसीलिए कहा गया है कि पहले ये टाइटल, ये लेबल IMF जो है सऊदी अरेबिया को देने वाला था। कौन सा टाइटल, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी का टाइटल, और अब ये IMF उम्मीद करता है भारत के संदर्भ में अगले वर्ष के लिए ना, नेक्स्ट ईयर के लिए। बट लेकिन प्राइवेट फोरकास्टर्स, लेकिन जो कुछ निजी फोरकास्टर यानी भविष्यवाणी करने वाले, सच एज नोमुरा, लेकिन कुछ प्राइवेट फोरकास्टर्स हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे कि नोमुरा, इसने क्या कहा, इसने क्या भविष्यवाणी की है, बिलीव। नोमुरा का मानना है पॉलिसी मेकर्स ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब हुआ आशावाद, कि जो नीति निर्माता हैं उनका जो आशावाद है, यानी कि नीति निर्माता उम्मीद करते हैं किसके बारे में, अबाउट 2023-24, कि आने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में नीति निर्माताओं को जो उम्मीदें हैं 2023-24, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है संभावनाएं, मे बी मिसप्लेस। देखो, मिसप्लेस का मतलब होता है कि भाई आप जो सोच रहे हो ना वो ठीक नहीं है ना। तो कुल मिला के जो प्राइवेट फोरकास्टर है जैसे कि नोमुरा है, इनका क्या मानना है कि जो नीति निर्माता 2023-24 के संबंध में जो अनुमान कर रहे हैं, आशावाद से भरे हुए हैं, तो ये आशावाद जो है गलत है, ये ठीक नहीं है। क्यों, उसका कारण ये है, एज है ना, एज यहाँ पे आया कारण बताने के लिए। द ग्लोबल डाउन टर्न्स रिपल इफेक्ट, की जो वैश्विक मंदी देखने को मिलेगी, रिपल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, लहर नुमा प्रभाव। देखो, तालाब है, उसमें एक पत्थर फेंकते हो तो लहर उठती है, और लहर उठते उठते किनारे तक जाती है। तो कुल मिला के जो वैश्विक मंदी देखने को मिलेगी उसके जो लहरनुमा प्रभाव होंगे, मे बी अंडर एस्टिमेटेड। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब होता है कम आकलन करना। तो कुल मिला के जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, शायद, मे बी, शायद उन्होंने वैश्विक मंदी के जो रिपल इफेक्ट्स होंगे उनका आकलन ठीक तरह से नहीं किया है, ऐसा नोमुरा का कहना है। एंड ग्रोथ कुड वेल स्लिप टू 5.2%, और जो ग्रोथ की बात कही जा रही है वो ग्रोथ हो सकता है 5.2% तक चली जाए, है ना, और भी नीचे डाउन चली जाए, और भी ज़्यादा स्लिप कर जाए। कुड आया यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। तो कुल मिला के जो वैश्विक ग्रोथ की जो आंकड़े हैं ना IMF के अनुसार, वो और भी ज़्यादा डाउन जा सकते हैं, ऐसा नोमुरा का मानना है। आइदर वे रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी, अब देखो दोनों में से चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, चाहे तो IMF ने जो फोरकास्ट किया है वो सटीक हो, या फिर नोमुरा ने जो फोरकास्ट किया है वो सटीक हो, आइदर वे दोनों में से कोई भी बात जो है सही हो सकती है। रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड, रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी का मतलब हुआ तुलनात्मक समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड, कि विश्व की तुलना में भारत की जो तुलनात्मक समृद्धि है, अलोन का मतलब है, अलोन मतलब अकेले रूप में, है ना, एकमात्र रूप में, विल नॉट सफाइस, सफाइस का मतलब है पर्याप्त होना। तो कुल मिला के द रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी कंपेयर टू द वर्ल्ड अलोन विल नॉट सफाइस, कि तुलनात्मक रूप से भारत में जो समृद्धि होगी, ठीक है, विश्व की तुलना में वो काफ़ी नहीं होगी,
भाई ठीक है, जब पूरा विश्व ही डाउन है तो भारत की जो ग्रोथ है उस पर भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इंडिया नीड्स, भारत को ज़रूरत है, टू नॉट ओनली ग्रो सिग्निफिकेंटली फास्टर, सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, भारत को जो है ग्रो करने की ज़रूरत है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की ज़रूरत है बहुत ही तेज़ी से। देन का मतलब है की तुलना में, इट्स फाल्टरिंग, फाल्टरिंग का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाती हुई या लड़खड़ाता हुआ। प्री पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। एक मिनट, प्री पेंडेमिक ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी का मतलब होता है मार्ग। तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के लिए कहा गया है, प्री का मतलब है के पहले, वैश्विक महामारी के पहले भारत की अर्थव्यवस्था का जो मार्ग था उस मार्ग पे लौटने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के देखो क्या हुआ है कि प्री पेंडेमिक के पहले भी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो फाल्टरिंग थी, थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी। तो उस लड़खड़ाते हुए लेवल से बहुत आगे जाने की भारत को ज़रूरत है। तो भारत को न केवल इस बात की ज़रूरत है कि भारत जो है प्री पेंडेमिक लेवल जो था अर्थव्यवस्था का उससे भी आगे बढ़े, बट ऑल्सो साथ ही साथ डिलीवर का मतलब है देना, प्रदान करना, बेटर क्वालिटी ग्रोथ। भारत को साथ ही साथ इस बात की भी ज़रूरत है कि भारत जो है गुणवत्तापूर्ण वृद्धि जो है देने का प्रयास करे, ऐसी गुणवत्तापूर्ण वृद्धि दैट इज इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ क्षेत्र में ही वृद्धि देखने को मिले, वृद्धि जो है ओवरऑल क्षेत्रों में देखने को मिलनी चाहिए। तो भारत को ये प्रयास करना होगा। एंड मीट्स, मीट का मतलब होता है मिलना, प्राप्त करना। द एस्पायरेशंस का मतलब होता है आकांक्षाएं, ऑफ मिलियंस ऑफ इट्स यूथ, और भारत को प्रयास करना होगा कि भारत के जो लाखों युवा हैं उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वे पूरी हो सके, मीट है ना, वे पूरी हो सके। हु यहाँ पे आया है भारत के युवाओं के लिए। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है निर्मित करना। हु कॉन्स्टिट्यूट इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब हो गया जनसांख्यिकीय लाभ। तो भारत जो है इस दृष्टि से लाभ की दृष्टि में है कि भारत के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में यूथ है। तो जो यूथ है उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वे पूरी हो सकें। कुल मिला के यहाँ मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं उन्हें रोजगार सुनिश्चित हो सके, युवा जो है आर्थिक योगदान में, देश के आर्थिक योगदान में अपनी भागीदारी निभा सकें, इस बात को भी भारत को सुनिश्चित करना होगा। द कंट्री हैज़ ओनली अ स्मॉल विंडो। देखो अगर आपके पास स्मॉल विंडो है इसका मतलब ये है कि आपके पास जो अवसर है वो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत छोटी सी है, बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी है आपके पास। द कंट्री हैज़ ओनली अ स्मॉल विंडो नाउ टू कैश इन। कैश इन का मतलब होता है किसी का फ़ायदा उठाना, किसी का लाभ लेना। ऑन दिस, आगे देखते हैं, ऑन दिस स्वीट स्पॉट। देखो स्वीट स्पॉट का मतलब होता है कि कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है उसको हम कहेंगे स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर क्वालिटी या कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स जो कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी या ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। तो भारत की ये जो यूथ की जनसंख्या है ये एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जिसका भारत जो है लाभ उठा सकता है, कैश इन कर सकता है इसको, और ये अपॉर्चुनिटी जो है ना इसका जल्द से जल्द लाभ उठाना चाहिए। ये बड़ी स्मॉल विंडो है। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए, इंडियाज़ लो पर कैपिटा इनकम, कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत कम है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, द सस्टेन्ड, सस्टेन्ड का मतलब है जो लगातार बनी रहे, सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी, इंक्रीज होना किसी चीज़ में ना, द सस्टेन्ड सर्ज इन प्राइसेस
हैज़ हिट का मतलब है प्रभावित करना, नेगेटिवली प्रभावित करना। मोस्ट हाउस होल्ड का मतलब हो गया घर, परिवार। तो क्या हुआ है कि भारत में ऑलरेडी प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है और लगातार जो कीमतें हैं वे ऊंची बनी हुई हैं, यानी कि महंगाई जो है कम होने का नाम नहीं ले पा रही। तो इसके कारण क्या हुआ है, इस महंगाई ने क्या किया है, इन कीमतों ने क्या किया है, जो भारतीय परिवार हैं उनकी जो स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग का मतलब है यहाँ पे एक्सपेंडिचर, पैसा खर्च करना, तो उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, पैसा खर्च करने की जो क्षमता है घर परिवार की, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। यानी कि वे उतना ज़्यादा खरीदारी नहीं कर रहे जितनी उनको करनी चाहिए। एंड कुड यहाँ पे आया फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। इवन, और ये जो प्राइसेस हैं, यानी कि ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, क्रैम्प का मतलब भी यही है यहाँ पे, प्रोग्रेस में रुकावट डालना, कमी लाना, बाधा उत्पन्न करना, देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट जनरेशंस एजुकेशन, कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनकी जो एजुकेशन है उस पर भी हो सकता है भारतीय परिवार जो है ज़्यादा इन्वेस्ट न कर पाएँ। तो देखो, क्रैम्प का मतलब है बाधा डालना। तो कुल मिला के ये जो लगातार हाई कीमतें बनी हुई हैं, इनके द्वारा क्या हुआ है कि जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो तो प्रभावित हुई है। और कुड इवन का मतलब है यहाँ तक कि आगे ये भी हो सकता है कि भारतीय परिवारों की जो एबिलिटी है अपने बच्चों की एजुकेशन पे पैसा खर्च करने की, वो भी नेगेटिवली प्रभावित हो सकती है। मिनिस्टर्स असर्शन, देखो जब आप किसी बात को असर्ट करते हो, इसका मतलब है आप अपनी बात को बहुत ही मजबूती, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रखते हो। तो कई जो मंत्री हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से रखा है दैट इंडिया हैड मैनेज्ड टू रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन की। कई मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने इस बात को मजबूती से कहा है कि भारत ने क्या किया था, ये जो महंगाई है इसे कंट्रोल कर लिया था, इसको मैनेज कर लिया था। एंड इट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी का मतलब है प्राथमिकता, और कंसर्न का मतलब है चिंता का विषय। और भारत के जो कई मंत्री, उनका क्या कहना है कि ये, यानी कि ये जो इन्फ्लेशन है ये प्रायोरिटी वाला चिंता का विषय नहीं है। तो ऐसा जो सोचना है भारत के मंत्रियों का, मे हैव बीन, देखो मे हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट के बारे में गैस करने के लिए। यहाँ पे मे हैव बीन का मतलब हुआ कि हो सकता है ऐसा रहा हो, पास्ट के बारे में गैस करना। प्रीमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्वता, अपरिपक्व होना, प्रीमेच्योर। तो कुल मिला के ये जो भारत के मंत्रियों का कहना है ना कि भारत ने पहले भी महंगाई को कंट्रोल कर लिया था और अब ये जो महंगाई है ये प्रायोरिटी का, चिंता का विषय नहीं है, तो उनका जो ऐसा सोचना है, शायद उनका ये जो सोचना है ये शायद प्रीमेच्योर है, यानी कि ये अपरिपक्वता को दर्शाता है, मैच्योरिटी को नहीं दिखाता। क्यों ऐसा? इसलिए एज आया रीज़न बताने के लिए। अगस्त एंड सितंबर विटनेस्ड का यहाँ पे मतलब है देखा गया, कि अगस्त और सितंबर में ऐसा देखा गया क्या, अ रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनः किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, इन प्राइस राइज की जो कीमतों में जो है और ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई, पुनः बढ़ोतरी देखी गई। फ्रॉम जुलाई माइनर रिलीफ, देखो माइनर रिलीफ का मतलब है हल्की सी राहत जुलाई में देखने को मिली थी। कितनी? जुलाई के दौरान जो इन्फ्लेशन है वो कितनी देखने को मिली थी? 6.71%। आफ्टर स्टेइंग अबव 7% इन द फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून, इन तीनों महीनों में, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, अप्रैल मई जून, इन तीनों, स्टे का मतलब है बने रहना, तो अप्रैल मई जून इन तीनों महीनों में इन्फ्लेशन जो है 7% से ऊपर बनी हुई थी। इसके बाद जुलाई में हमें क्या देखने को मिला? थोड़ी सी राहत इन्फ्लेशन में देखने को मिली, और जुलाई में इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई। कितनी कम हुई? 6.71% देखने को मिली। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि भाई जुलाई में मात्र हल्की सी राहत देखने को मिली थी, तो इसको ये मान लेना कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया है, ऐसा सोचना जो है ये क्या हो सकता है? ये
ये प्री मैच्योरिटी को दिखाता है, अपरिपक्वता को दिखाता है। कुल मिला के महंगाई अभी भी चिंता का विषय है। द गवर्नमेंट हैज़ बिगन, ये बिगिन की थर्ड फॉर्म है कि सरकार ने शुरू कर दिया है। वर्क ऑन बजट 2023-24 कि सरकार ने 2023-24 के बजट पे काम करना शुरू कर दिया है। बट लेकिन द सेकेंड हाफ, देखो इस साल की अगर हम बात करें ना, इस वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो 6 महीने हो गए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 2 क्वार्टर जो है पूरे हो चुके हैं। अब ये जो सेकेंड हाफ है, यानी कि बाकी जो 6 महीने बचे हुए हैं, सेकेंड हाफ जो है ऑफ दिस ईयर, कि इस वित्तीय वर्ष का जो सेकेंड हाफ है, स्टिल उसके लिए अभी भी नीड्स, ज़रूरत है। टू बी का मतलब है होना, नेविगेट, नेविगेट का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन देना। देखो जहाज जो होता है ना, उसको क्या किया जाता है? नेविगेट किया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है, प्रॉपर डायरेक्शन देके उसे चलाया जाता है। तो नेविगेट करने का मतलब होता है प्रॉपर डायरेक्शन देकर किसी चीज़ को चलाना। डेफ्टली का मतलब होता है कुशलतापूर्वक, कुशलता से, है ना, कुशलता से या कुशलतापूर्वक। तो कुल मिला के फाइनली एडिटर हमें बताते हैं कि भाई ठीक है, सरकार ने 2023-24 के बजट पे काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष का जो सेकेंड हाफ है उस पर अभी भी जो है ये होने की ज़रूरत है, हमें ये होने की ज़रूरत है कि हम क्या करें, ये जो सेकेंड हाफ है इसको बहुत ही कुशलता से नेविगेट करें। यानी कि इस सेकेंड हाफ को जो भी आर्थिक डायरेक्शंस देने हैं उन्हें बहुत ही कुशलता से दिया जाए, ये काम बहुत ही कुशलता से किया जाए।